अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर यूनिट नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स जितनी भी इस यूनिट के अंदर थी वो डिस्कस की थी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं तो ये 3 4 से आगे समझना कोई इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। इससे पहले जो प्रीवियस आपकी एग्जांपल्स थी वो भी आप लोगों को सही तरीके से समझना पड़ेंगी। तो आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए तो आप उनकी तरफ मूव करें, पहले उनको वॉच कर लें ताकि ये चीजें आपको समझ आ जाए। हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3 tan square theta plus 2 square root 3 tan theta plus 1 is equal to 1। स्टूडेंट जो इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमारे पास कोई सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जिक्र आ रहा था। यहाँ पे जो है इनसे आगे क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी। अब वो दोनों सेम भी हो सकती हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो हमने उनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि अगर सेम है तो एक इक्वेशन बना के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है, और अगर डिफरेंट है तो उनको पहले सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर लाना है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन सके, फिर उसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। 3 tan square theta plus 2 square root 3 tan theta plus 1 is equal to 1। स्टूडेंट यहाँ पे पहली बात ये है कि ये भी हमारे पास 10 है, ये भी हमारे पास 10 है, दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हैं। दूसरी बात, यहाँ पे tan स्क्वायर है, यहाँ पे tan थीटा है, तो हमने जो वर्क करना होता है, जो प्रोसेस करना होता है वो स्क्वायर्स वैल्यू के अंदर करना होता है, क्योंकि सिंगल जो वैल्यू है उनके फार्मूलाज को यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम उनकी स्क्वायर्स वाली वैल्यूज को ज्यादा जो है ना चेक करते हैं, उनके ज्यादा उन्हीं के अंदर चेंजिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे। देखें, अगर मैं इस 3 को ऐसे लिख दूं स्क्वायर रूट 3 और साथ में tan थीटा लिख दूं, मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूं, और होल स्क्वायर लिख दूं, तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा और tan थीटा का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, और उससे आगे मैं यहाँ पे प्लस 2 इंटू, ये हमारे पास अगर एक ही टर्म है तो मैं इसकी जगह स्क्वायर रूट 3 tan थीटा लिख देता हूं, और यहां पे मैं 1 लिख देता हूं और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे मैंने किया क्या है कि ये पूरी टर्म मैंने इसको a स्क्वायर बना लिया है, इस 1 को b स्क्वायर बना लिया है, तो फार्मूला क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इसको इस फॉर्म में लाया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। अब अगर आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो सेंटर में टर्म आपकी लिखी हुई है बिल्कुल सेम वैल्यू देगी। तो हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये वाली टर्म पूरी, अगर आप इसको a स्क्वायर का नाम दे दें, ये b स्क्वायर का नाम दे दें, तो यहाँ पे ये 2ab बन जाता है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो उसके मुताबिक a की जगह स्क्वायर रूट 3 tan थीटा है और प्लस b की जगह 1 है, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 tan थीटा हमारे पास उसी तरह आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1, और tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी इक्वेशन थी और उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई है। इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। यहाँ पे पहले हम इसका रेफरेंस एंगल लेंगे। फॉर रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस के माइनस को आप पहले लिख लें, और tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 देखेंगे तो वो 30 डिग्री आता है, मतलब π/6 आ जाता है। tan नेगेटिव आ गया हमारे पास, तो हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं कि ये नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू π/6। स्टूडेंट वही प्रीवियस क्वेश्चंस वाली बातें रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रीवियस जो लेक्चर्स में बता चुका हूं, इसलिए मैं इनकी इतनी डिटेल नहीं आपके सामने रख रहा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो सेकंड में आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू π-π/6। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6π-π आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 5π/6 बन जाएगा। और इसके बाद आप इसकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपके पास थीटा इज इक्वल टू 2π-π/6 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12π-π आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 11π/6 आ जाएगा। स्टूडेंट ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप देख लें हमारे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी जिसकी वजह से हमारे पास दो वैल्यू आई हैं। तो हम ये फाइंड करने के बाद हम इनके जनरल वैल्यूज की तरफ मूव करेंगे। तो पाई इज द पीरियड ऑफ tan थीटा, सो जनरल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स आर, जनरल वैल्यूज ऑफ एंगल्स आर क्या बनेंगी, 5π/6 है तो इसमें n पाई ऐड कर दो, दूसरा 11π/6 है तो इसमें भी n पाई ऐड कर दो, और n बिलोंग्स टू इंटीजर मेंशन कर दो। n बिलोंग्स टू इंटीजर मेंशन इसलिए करते हैं ताकि पता चल सके कि ये n की वैल्यू है क्या। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं, तो ये है 5π/6 प्लस n पाई यूनियन 11π/6 प्लस n पाई, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू द इंटीजर आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की है, मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूं कि जो स्टार्ट वाला स्टेप है वो क्या किया है। हमने देखना है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो हम उनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो फॉर्म्स आ रही हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह की फॉर्म्स बनेंगी। यहाँ पे खासकर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, 3 के अंदर और 4, 5 के अंदर भी यही कंडीशंस बनेंगी। तो हम यहाँ पे इनको देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो रहे हैं, हम इनका इस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट ये सबसे पहला काम मैंने इनको कन्वर्ट किया है एक फार्मूले की फॉर्म में। तो जो फार्मूला हमारे पास बन गया है a² प्लस b² प्लस b², तो उसको मैंने आगे सॉल्व कर लिया है। आप एक लुक इसको देख लें, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको पूछ लें। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे मैं इस क्वेश्चन में वो बताने लगा हूं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास दी हुई हैं, दोनों डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब देख सकते हैं एक साइन है और एक कॉस है, एक स्क्वायर में है और एक बगैर स्क्वायर में है। तो जो स्क्वायर वाली टर्म है हम उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी एक स्क्वायर वाली टर्म है और एक बगैर स्क्वायर में है, और दोनों डिफरेंट है। ये नहीं देखना है कि अगर वो किसी दूसरे के रिवर्स में आ रही है या क्या है, लेकिन है दोनों डिफरेंट। तो आपने स्क्वायर वाली टर्म को लेना है और उसके मुताबिक उसका सॉल्यूशन करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस का सॉल्यूशन। 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, मैंने कहा है कि स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये cos स्क्वायर है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे और उसके मुताबिक आप इसको लिखेंगे 2 sin थीटा प्लस cos की जगह आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये -1 ऑलरेडी मौजूद है।
इस पूरे cos की जगह हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लिया। कैसे लिखा मैंने आइडेंटिटी बोल दी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसमें से आप cos की वैल्यू निकालें और यहां पे उसको पुट कर लें। अब यहाँ पे ये +1 है और ये -1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसी तरीके से ये जो कंडीशन बनी है तकरीबन इसी तरह की कंडीशन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बन रही है। तो यहां से आगे जो मैं प्रोसेस करने वाला हूं उसी तरीके का प्रोसेस आप वहां पे भी कीजिएगा। वो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों की प्रैक्टिस है। तो यहां पे देखिए ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, तो साइन कॉमन आ जाएगा। जब यहां से साइन कॉमन लिया तो 2 बचा, यहां साइन स्क्वायर था तो यहां से साइन कॉमन लिया तो साइन बच गया इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां पर दो फैक्टर्स बन रहे हैं, तो एक को आप साइन थीटा इक्वल टू 0 लिख लो और दूसरे को 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 लिख लो। अब पहले मैं इसको सॉल्व किए देता हूं इसके रेफरेंस एंगल के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। अगर आप लोगों ने एग्जांपल्स वाले लेक्चर वॉच किए हैं तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि 0, 1 और -1 इन तीन वैल्यूज जब आ जाएं और इनका जब आप इनवर्स ले रहे हों तो उस वक्त आपको क्वाड्रेंट वगैरह या रेफरेंस एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट एंगल्स के ऊपर वैल्यूज आती हैं। अब साइन इनवर्स ऑफ 0 अगर आप लेते हैं तो ये 0 डिग्री पे आ जाता है, और अगर आप पाई के ऊपर भी इसकी वैल्यू लेते हैं तो ये पाई के ऊपर भी 180 डिग्री के ऊपर भी इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 इक्वल टू साइन थीटा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। मतलब ये कि ये हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बन गया है। अब अगर हम यहां से 2 को उधर साइन को उधर शिफ्ट करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 2 बनेगा, और ये हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज आ जाता है। जो भी एंगल हम लेते हैं उसकी इनवर्स जो है साइन की जो हमारे पास रेंज बनती है वो 1 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमारे पास साइन की रेंज है। तो अगर 1 और -1 से कोई बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो वो आउट ऑफ रेंज हो जाती है, उसका हम इनवर्स नहीं ले सकते, वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात आपने इसके लिए याद रखनी है। इसलिए अब अगर 1/2 आता है तो वो आउट ऑफ रेंज नहीं है, क्योंकि 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो 0.5 है, लेस देन 1 है। तो ये 2 सिर्फ आया है, तो इसलिए हम इसका जो है ना आउट ऑफ रेंज। अब यहाँ पे अगर सीकेंड होता तो वो आउट ऑफ रेंज नहीं है, क्योंकि हम उसको उलट के तो आगे वैल्यू बना सकते हैं। हमारे पास ये दो एंगल्स आगे हैं, इनकी हमने आगे जनरल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos थीटा। सो क्योंकि ये सॉरी साइन थीटा, क्योंकि ये साइन के ऊपर वैल्यूज हैं हमारे पास। सो जनरल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स आर क्या बन जाएंगी? एक 0 है तो 0 प्लस 2n पाई, और दूसरी पाई है तो पाई प्लस 2n पाई, जिसमें n बिलोंग्स टू द इंटीजर है। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट में ये 0 प्लस 2n पाई हमारे पास बन जाएगा 2n पाई, यूनियन ये हमारे पास पाई प्लस 2n पाई बन जाएगा। इनको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इनको फिर वक्त इधर ही रहने देता हूँ, यहीं तक स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि ये इसका सबसेट बन जाता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इधर ही रहने दूंगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका सॉल्व हो गया है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ये वाला प्रोसेस नॉट पॉसिबल वाला, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, वो सारे का सारा सॉल्व होगा। उसकी 4 वैल्यूज आपके पास आएंगी और आप उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट जो स्मार्ट सिलेबस है आपका इस यूनिट नंबर 14 का, वो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों का वर्क है और इंक्लूडेड एग्जांपल्स हैं।
जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीके से वॉच करेंगे। अगर आप लोगों के कोई लेक्चर्स मिस हो गए हैं, आपने नहीं वॉच किए हुए, तो आप जो है ना प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इन सारे लेक्चर्स को तरतीब से वॉच कर सकते हैं। ये यहाँ पर सेव करके रखने का मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को एवरी टाइम अवेलेबल हो सके। आप एक लोग इसको देख लें, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस में दिए हैं आप उनको सॉल्व करें और उनकी प्रैक्टिस आप मुझे जो है ना बताएं कि हुई है या नहीं हुई है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।